नमस्कार। खूबसूरत दुनिया, आपके फेवरेट कार्यक्रम डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान की, और आज का ये अंक लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट निहारिका। बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का। आप जानते हैं दर्शकों कि 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसीलिए 1 से लेकर 8 मार्च तक के बिहार बिहान को हमने महिलाओं की उपलब्धियों से सजाया है। जी हाँ, महिलाओं की दुनिया, कभी बखूबी अपना घर संभालती हुई, कभी कंपनी चलाती हुई, कभी देश संभालती हुई, कभी ऊंचे गगन में विमान उड़ाती हुई, तो कभी खेत खलिहान में हरे भरे फसल उपजाती हुई। जी हाँ दर्शकों, हर रंग में समृद्ध है महिला और हर रूप में निखरी है महिला। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं करूंगी स्वामी विवेकानंद के कथन से। उन्होंने कहा था, महिलाओं को अवसर दो, दुनिया तो वो खुद संवार लेंगी। और ऐसी है हमारी महिला, इतनी सशक्त है हमारी नारी। सबसे खुशी की बात यह है कि आज कार्यक्रम में हमें मौका मिला है एक बेहतरीन महिला से मुलाकात करने का। आज हमने आमंत्रित किया है विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जीवनवर्ती और ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिडे जी को। बातचीत बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है और बहुत से आयामों पर हम बातचीत करने वाले हैं। पर आप जानते हैं, बिहार बिहान की सुंदर शुरुआत हम करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, आज का अनमोल वचन। जी हाँ, अनमोल वचन जो हमें दिशा देते हैं, अनमोल वचन जो हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। और आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगी दर्शकों, और अब वक्त है हमारे आज के मेहमान से मुलाकात करने का। आज की हमारी जो विशेष मेहमान हैं, आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जीवनव्रती हैं एवं ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आपने 1977 में इस केंद्र को ज्वाइन किया और आपका पूरा जीवन मानव सेवा और साथ ही समाज सेवा को समर्पित किया है। जो सीखा, जो अनुभव किया, जो बातें मन में आई, उसे कलमबद्ध भी किया और 17 से ज़्यादा पुस्तकें आपने लिखी है। देश एवं विदेश के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व किया है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में व्याख्यान भी दिए हैं। आपको बताऊं कि आपके समाज सेवा के कार्यों के कारण भारत सरकार ने आपको 2017 में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा है। साथ ही देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब से आपको ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री भी प्रदान की गई है। इसके अलावा दर्शकों, आपको शिक्षा भूषण अवार्ड एवं वंदेय सरस्वती आपटे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आज हम बड़े हर्षित हैं क्योंकि आज हमारी मेहमान हैं पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिडे जी। आइए हमारे साथ हमारी आज की मेहमान का स्वागत करिए। मैम नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि आज एक तो कल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे और साथ ही आज मौका मिला है आपसे मुलाकात करने का। एक बहुत ही सौम्य और सुंदर और गरिमामयी व्यक्तित्व आपका। साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा को, समाज सेवा को समर्पित किया है। तो शुरुआत जो बातचीत के आपसे करूंगी वो आपकी जीवन यात्रा से ही शुरुआत करूंगी। मन में पहला सवाल ये कि कैसे ये सोचा कि मुझे समाज सेवा से ही जुड़ जाना है? बचपन से ही जी। मैं काफ़ी सारे पुस्तकें पढ़ती थी। अच्छा। और मेरे पिताजी भी घर में बहुत अच्छे पुस्तकें लाते थे जी। तो जब मैं स्वामी राम तीर्थ का पूरा साहित्य पढ़ रही थी तब मेरे मन में ऐसे आया कि मैं जो जीवन जीऊँगी वो खुद के लिए नहीं जीऊँगी, तो मैं पूरा जीवन समाज के लिए जीऊँगी। उस समय मुझे पता नहीं था कि कोई स्त्री ऐसा जीवन कहाँ जाके जी सकती है। अच्छा। यानी क्या मार्ग है। क्योंकि उस समय अपने देश में ऐसे संगठन जो मुझे पता थे उसमें कोई स्त्री पूर्ण रूप से जाकर काम कर सके
और मुझे और भी एक आकर्षण था जनजाति क्षेत्र में जाकर काम करने का। अच्छा। और इसीलिए जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने विवेकानंद केंद्र के बारे में पढ़ा। अच्छा। वो एक समाचार था कि ऐसे युवक युवती जो अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण देकर पूरे भारत भर भेजा जाएगा, और मुख्य रूप से भारत का जो उत्तर पूर्वांचल है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, वहाँ भेजा जाएगा। तो मुझे लगा मेरे लिए ये एकदम सही स्थान है जी। और फिर मैंने मेरे माँ पिताजी को बताया। अच्छा। उनके संस्कार तो थे ही मेरे ऊपर, तो उन्होंने बोला कि वहाँ कम से कम ग्रेजुएट होना आवश्यक है। हाँ। तो इसीलिए जैसे ही मैंने मेरे बीएससी का फाइनल पेपर लिखा जी। मैंने कन्याकुमारी में पत्र लिखा जी। कि मैं आना चाहती हूँ और आप बताइए क्या करना है, और ऐसा करते हुए यहाँ से शुरुआत हुई। वहाँ से शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और मन को लगा कि जो मानव सेवा है, जो समाज सेवा है, वो मेरा उद्देश्य होना चाहिए, और इसके तरीके से आपने खोजना शुरू किया कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मैं ये काम बखूबी कर सकूँ। और आपने फिर विवेकानंद केंद्र को ज्वाइन किया। 1977 का साल था वो, बहुत कम उम्र थी आपकी जब आपने ज्वाइन किया। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तब मैं 19 भी नहीं थी, क्योंकि अच्छा। मैंने बहुत जल्दी पढ़ाई की थी, यानी जी। डबल प्रमोशन वगैरह ऐसा जो उस समय होता था। हाँ। तो ऐसा करते हुए जी। मेरा जब विवेकानंद केंद्र के संस्थापक माननीय एकनाथ जी रानडे, उन्होंने जब मेरी मुलाकात ली तो उस समय मेरा 19 भी पूरा नहीं हुआ था। तो बहुत कम आयु थी आपकी जब आपने ज्वाइन किया विवेकानंद केंद्र को। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब ज्वाइन किया उसके बाद जब काम करना शुरू किया आपने, और विभिन्न तरह के समाज सेवा से जुड़े हुए काम और दायित्व जब आपको मिलने शुरू हुए, तो उस वक्त क्या मन में भाव आते थे और कैसे काम करती थी वो दौर? मुझे लगता है कि जब अपना निश्चय बहुत पक्का होता है जी, तो सामने का जो काम है वो अच्छा से करना, यही मुख्य भाव रहता है जी। तो मुझे जब दायित्व मिला और मैंने पहले तो वहाँ कन्याकुमारी के गांव में काम करना शुरू किया जी। तो जब मैं वहाँ करती थी उस समय वहाँ गरीबी भी बहुत थी और एक प्रकार की ऑर्थोडॉक्सी भी थी, यानी जैसे स्त्री घर के बाहर नहीं जा सकती, यानी जब हम युवतियों के शिविर लगाना चाहते थे अच्छा। या महिलाओं के, कि वो आके 2 दिन रहे और वहाँ अलग अलग विषय लेते हुए चर्चा हो, तो उस समय बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। क्योंकि विरोध करते होंगे, क्यों जाएंगी हमारी महिलाएं। वो कहते थे कि कहीं वो रात में कहीं जाके रुकेगी नहीं। अच्छा। मैं कहती थी कि वो बहनों का अलग निवास होगा और हम सब बहुत सुरक्षित है, मैं भी वहीं रहती हूँ। तो उस समय कभी कभी कठिनाई आई। जैसे एक बार किसी एक युवती वो आई बड़े उत्साह से अच्छा। और उसके भाई को पता चला जी। तो वो शराब वगैरह पिया था, तो वो आया और बहुत गुस्से से उल्टा सीधा बात करके मुझसे उसने कहा हमारी स्त्रियां आपके जैसे रास्ते पे नहीं आई है जी। ऐसा वगैरह सुनाया। तो वो जो लड़की थी उसको बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसा वो उसका भाई बोल रहा मेरे है कारण। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे लिए एक क्षण तो बुरा लगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब समाज अपने रूढ़ियों से बाहर आना है तो उसके लिए समय देना है, और हम धैर्य और आत्मीयता से ही समाज के साथ काम करेंगे तो बदलाव आता है। अभी ये कोई समस्या नहीं है, यानी 77, 78, 79 उस समय थी। अभी तो हम युवतियों के बड़े बड़े शिविर लगाते हैं जिसमें वो 5-5 दिन यानी 150-200 युवतियाँ आके रहती है जी जी जी। तो हर समय मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, वो अलग अलग प्रकार की है, लेकिन ये सारा उसका सामना करते करते आखिर ध्यान में जो आया कि मुख्य रूप से बाधा हम स्वयं हैं, यानी अपना हिम्मत, अपना धैर्य और अपना भाव लोगों के प्रति आत्मीयता का है, अपनापन का है, तो हम कुछ भी सहन करते हुए आखिर आगे जा सकते हैं जी जी। लेकिन हम उस समय की जो भी कोई कठिनाइयाँ हैं
उससे हम विचलित हो जाते हैं तो हम वो बाधाओं को पार नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य बाधा हम स्वयं हैं, उसको ठीक रखो, सब ठीक रहता है। और ना आपने सवाल के जवाब में बड़ी मूल बात बता दी कि सबसे बड़ी बाधा तो हम स्वयं हैं। और जब भी हम इस तरह के परिवर्तन की बात करते हैं तो बाधाएं तो आती ही हैं, रुकावटें तो आती ही हैं। और अगर मैं महिलाओं के स्वावलंबन की भी बात करूं या स्त्री सशक्तिकरण की बात करूं तो जो मूल मुद्दा है वो सोच विचार में परिवर्तन लाने का ही है। और बखूबी जैसे आपने अपने जवाब में ही कहा कि एक दौर वो भी था जब लोग रोकते थे, और आज का भी समय है जब महिलाएं आकर बाकायदा शिविर ज्वाइन कर रही हैं और बड़े बड़े काम भी कर रही हैं। तो निसंदेह ये परिवर्तन हमने देखा है और ये आया भी है परिवर्तन। तो धीरे धीरे अपने स्वावलंबन से अपनी सोच में और विचार में जो परिवर्तन है वो समाज में भी दिख रहा है। अगर मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद की, तो उन्होंने उस दौर में ये बातें कही थी स्त्री स्वावलंबन की। हम आज भले उसकी महत्ता समझ सकते हैं, पर उस दौर में समझना और ये कहना कि तुम स्त्री को छोड़ दो, उसे वो अवसर दो, तो फिर तो वो अपनी दुनिया बना ही लेगी। अगर हम आज कहें तो बात समझ में आती, पर ये सोच, ये दूरगामी सोच उनके पास उस दौर में थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने अध्ययन किया है स्वामी विवेकानंद के विचारों का और साथ ही आपने किताबें भी लिखी हैं स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण में स्त्री सशक्तिकरण और साथ ही जो परिवर्तन आने चाहिए उस पर, तो उनके जो विचार थे स्त्री स्वावलंबन से जुड़े हुए, सशक्तिकरण से जुड़े हुए, उसके बारे में थोड़ी बातें हमें बताएं। एक तो स्वामी विवेकानंद कहते थे भारतीय स्त्री को लेकर, वो कहते थे कि वो बड़ी आध्यात्मिक है, सिर्फ उसको जो एक दुनिया का एक्सपोजर मिलना चाहिए जी, वो नहीं मिला है। और वो यदि हम देते हैं और वो अपना आध्यात्मिकता कायम रखते हुए उसको भी प्राप्त कर लेती है, तो भारतीय स्त्री ये पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सके ऐसी हो सकती है, ये उनका विश्वास था। दूसरा ऐसा है कि स्वामी जी ने उस समय भी बताया कि जैसे पंछी जो है वो एक पंख से उड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार समाज में पुरुष और स्त्री ये समाज रूपी पंछी के दो पंख है और दोनों का विकास होना है, तभी समाज आगे जा सकता है जी। ये उस काल में उन्होंने बताया कि जब उनको किसी ने पूछा कि अच्छा आपका युवतियों के लिए क्या संदेश है, तो स्वामी जी ने कहा क्यों, वो अलग क्यों होगा, जो युवकों के लिए है वही युवतियों के लिए है कि खुद में आत्मविश्वास रखो, अपने समाज में आत्मविश्वास रखो, अपने संस्कृति में आत्मविश्वास, राष्ट्र में आत्मविश्वास रखते हुए आगे जाओ, सिर्फ खुद के लिए मत जियो। वह स्त्री भी हमारा जैसे हमें परिवार का संवर्धन करना है, समाज धारणा करनी है, राष्ट्र पुनरुत्थान करना है और विश्व का कल्याण करना है, इन चारों इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की सहभागिता होनी है। ये सहभागिता सिर्फ पुरुष करेगा तो स्त्री की जो विशेषता है वो उस राष्ट्र के या विश्व के या समाज के या परिवार के विकास या संवर्धन में नहीं रहेंगे। इसीलिए दोनों की सहभागिता आवश्यक है। अपने देश में कुछ आक्रमणों के काल में स्त्री की शिक्षा बंद हो गई, इसीलिए बाहर जाना बंद हो गया और इसीलिए वो सहभागिता रुक गई। वो सहभागिता हमें वापस लाना है। लेकिन स्वामी जी एक बात कहते थे कि भारत में हमने स्त्री को कभी नीचा देखा नहीं है। एक्चुअली माँ के स्वरूप में तो वो बहुत ही वंदनीय है और स्वामी जी कहते थे आज भी ऐसे अनेक घर है कि जहाँ माँ का सब चलता है माँ बताएगी उसी प्रकार से घर चलता है। और वो ये भी कहते थे कि स्त्री ठीक है, वो युवती है, वो पत्नी है, वो और कुछ करती है, लेकिन मुख्य रूप से देखे तो स्त्री ये जगत जननी स्वरूपा है। ये उनका बहुत पक्का विश्वास था और मुझे भी स्वामी जी का ये विचार लेकर काम करते हुए ये ध्यान में आया, जब हम महिलाओं को उनका जो जगत जननी स्वरूप यानी हमारे अंदर पोषण करने की, संवर्धन करने की एक शक्ति है, सबको साथ ले जाने की शक्ति है और उस शक्ति को जागृत करते हैं
तो स्त्री मुक्त भी होती है, जो मुक्त होना चाहिए सहभागिता के लिए जी। लेकिन इससे परिवार या समाज टूटता नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही स्वामी जी ने जो कहा था, जगत जननी स्वरूपा, जो स्त्री का ये स्वरूप वंदनीय है और इसके माध्यम से हम उन्हें बंधनों से भी मुक्त कर सकते हैं और वो आज़ादी बहुत खूबसूरत आज़ादी होगी। इन सुंदर बातों के साथ दर्शकों आपसे कहूँगी कि फ़िलहाल वक्त है छोटे से अंतराल का, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। इस छोटे से अंतराल के पश्चात पुनः आपका और हमारा साथ। आज कार्यक्रम बिहार बिहान में आपको बता दूं कि हम बातें कर रहे हैं पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी से। अब हम चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों की, जो उन्होंने स्त्री के बारे में कहा, उसके जगत जननी स्वरूप की चर्चा उन्होंने की। पर जब आपने काम करना शुरू किया, जब आपने विवेकानंद केंद्र ज्वाइन किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाना शुरू किया, तो जाहिर तौर पर कई समस्याओं से रूबरू हुई होंगी आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ मुख्य समस्याएं क्या जुड़ी हुई है। संक्षेप में आपसे जानकारी चाहूँगी, वो परिदृश्य जो आपने देखा वो कैसा था? क्या है ना, अपने देश में जब हम महिलाओं की समस्या की बात करते हैं जी, वो किसी एक प्रकार का नहीं है। यानी जैसे नागरी महिलाएं हैं, शिक्षित महिलाएं हैं, उनकी समस्याएं अलग है जी। ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी समस्या फिर से अलग है। और जो जनजाति महिलाएं हैं, सबसे यदि हम देखते हैं तो जनजाति महिला ये ज़्यादा स्वतंत्र है, ज़्यादा समर्थ है। अच्छा। यानी वो ही घर को संभालती है, वो खेती करती है, वो बच्चों की पढ़ाई देखती है और उसके ऊपर बंधन जितने हम शायद नागरी और ग्रामीण महिलाओं के ऊपर देखते हैं वो उनके ऊपर कम है और घर वो ही चलाती है। ये मैं उत्तर पूर्वांचल में काफ़ी महिलाओं के लिए हाँ यानी पूरे क्षेत्र में काम करते समय ये ध्यान में आया है जी। तो यदि हम देखेंगे तो ग्रामीण महिलाओं की समस्या ये है कि एक जो गरीबी, दारिद्र्य और दूसरा घर में यदि शराब आती है या किसी तरह का दुर्व्यसन अगर आता है, किसी तरह की गलत आदतें आती है तो इसमें पुरुष काम से चला जाता है और वह जब उस नशे में होता है तब वह बड़ा यानी संवेदनाहीन होता है और उस समय जो भी घर में होता है उससे बच्चों के ऊपर कुसंस्कार होते हैं। बिल्कुल। और स्त्री को भी बहुत सहना पड़ता है। ये बहुत दुर्दैव है। यानी वो सहती है लेकिन वो परिवार को छोड़ती नहीं है और परिवार को आगे चलाती है। यानी यदि आज अपने बहुत सारे ग्रामीण परिवार जहाँ ये नशा की समस्या है ये अच्छे चल रहे हैं, अच्छे यानी परिवार है चल रहे हैं, तो इसका सारा कारण स्त्री के आंतरिक शक्ति है। तो वहाँ उनमें काम करने के लिए तो उनको रोजगार चाहिए, क्योंकि कभी कभी घर का जो पुरुष है उसका सारा पैसा शराब में चला जाता है या जो भी नशा करते हैं उसमें चला जाता है। तो परिवार चलाने के लिए उनको रोजगार की आवश्यकता होती है। तो एक तो रोजगार यानी वो मजदूरी का ही काम करती है, लेकिन यदि उनको थोड़े अच्छे रोजगार और प्राप्त करा दिए जाते हैं तो स्त्री उसको बहुत जल्दी से उठाती है। लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है, यानी उनके ऊपर बहुत बंधन है। यदि हम नागरी महिलाओं का देखेंगे तो वो शिक्षित है और बहुत बार वो जॉब करती है, लेकिन उनको जॉब भी देखना है और घर भी पूरा देखना है। जी बिल्कुल। तो ये उनमें उनकी बहुत खींचातानी होती है, क्योंकि आज भी जो परिवार व्यवस्था में समय के अनुसार बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आ रहा है। यानी अभी मैं कुछ घरों में देखती हूँ और आनंद भी होता है जी। कि पहले ऐसा था कि पुरुष अर्थार्जन करता था तो स्त्री पूरा घर को संभालती थी। आज दोनों अर्थार्जन कर रहे हैं और दोनों जब अर्थार्जन कर रहे हैं तो जो परिवार व्यवस्था है यानी परिवार के अंदर का जो काम है वो भी दोनों ने संभालना चाहिए जी। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि मानसिकता पुरुषों की भी वो बड़े होते समय ऐसी हो गई है कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी तो घर में कुछ काम नहीं करते थे तो मैंने क्यों करना है। ये ध्यान में नहीं आता है कि मेरी माँ मेरी दादी जॉब नहीं करती थी, घर में ही
24 घंटे रहती थी जी। तो ये एक संवेदनशीलता लाने से ये कम होगा। दूसरा ऐसा है कि आज बहुत यानी घरों में संवाद कम हो रहे हैं, यानी नागरी महिलाओं की समस्या आपसी देखेंगे बातचीत जिसे कहें आपसी हम। बातचीत कम हो गई, जी। यानी दोनों शिक्षित है, पति पत्नी शिक्षित है, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे हैं। आज दुर्दैव से अपने अपने मोबाइल में लगे हैं जी। और जो एक आत्मीय संवाद होना है पति पत्नी का वो बहुत कम होता है। जी। क्योंकि मैं पूरे भारत भर जब प्रवास करती हूँ तो घरों में ही रहती हूँ, तो कुछ कुछ घरों में ये देखा ध्यान में आता है कि संवाद नहीं। तीसरी बहुत एक बड़ी समस्या जो हो रही है वो हम अपने देश में, अपने संस्कृति में हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को मनुष्य के जीवन का प्रयोजन या लक्ष्य लेकर कार्य करना ऐसा मानने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे मोक्ष यानी मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, अपना आत्मस्वरूप समझना, वो तो भूल ही गए। और जो धर्म आधारित यानी कर्तव्य आधारित अपना सारा व्यवहार होना है वो भी भूल गए। तो सिर्फ अर्थ काम के पीछे जितना हम दौड़ने लगे उतना धीरे धीरे नैतिक बंधन छूट गए, और नैतिक बंधन छूट गए तो अनैतिकता बढ़ गई। यानी मैं नागरी महिलाओं के जीवन की समस्या बता रही। तो इसके कारण बहुत बार एक दूसरों के ऊपर के विश्वास टूट रहे और वो भी एक समस्या कुछ घरों में दिखने लग गई। तो ये समस्या अलग है। या जब हम बच्चियों को शिक्षा देते हैं, हम उनको हमेशा अच्छा पढ़ो, अच्छा जॉब करो, इतना ही बताते हैं कि तुम एक जगत जननी स्वरूपा हो, तुम माँ बनना ये तुम्हारा कर्तव्य है। या बच्चे को भी कि तुम्हें एक अच्छा परिवार चलाना है, सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं है। तो ये जो एक वैचारिक आक्रमण आ रहा है, इसके कारण हमारे परिवार टूट रहे, डाइवोर्सेस बढ़ रहे। और डाइवोर्सेस वगैरह जब जनरली होते हैं तो स्त्री ही अकेली हो जाती है, बच्चों का दायित्व भी उसी के ऊपर आता है। तो ये बड़े बड़े शहरों में आज ये समस्या महिलाओं की दिख रही है। और जनजाति क्षेत्र में जो उनके ऊपर सारा प्रेशर आता है और शिक्षा नहीं, तो ये सारा जो होता है उसको ठीक करने से वो काफ़ी, वहाँ भी शराब की समस्या है, बहुत समस्या है। यानी कुछ जनजाति कस्बे में तो पुरुष सिर्फ पीते हुए बैठता है, जो उनकी लोकल शराब होती है, बाकी सब महिला करती है। जी जी। तो ये यानी दोनों का शिक्षा आवश्यक है, तो जैसे आपसे मैं बातें कर रही थी और मैं बड़ी ध्यान से सुन रही थी जब आप बता रही थी, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला होते हुए हर तरह की महिलाओं की समस्याओं को आपने बताया, जो आपने अनुभव किया उसे आज आपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ साझा किया। जनजातीय महिलाओं की समस्याएं, ग्रामीण महिलाओं की समस्या, नागरीय महिलाओं की समस्याएं, और बाकायदा बहुत सही तरीके से आपने बताया। और शायद ये सब हम महसूस कर रहे हैं। आपने नागरीय महिलाओं की समस्याओं में भी उल्लेख किया कि किस तरह से आपस में विश्वास कम होता जा रहा है और आपस में समय देना कम होता जा रहा है, डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं अगर बाहर भी काम कर रही हैं तो घर का दायित्व भी उनके ऊपर आ रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो अर्थ और काम यही सीमित हो गए हमने धर्म पर ध्यान कम दिया, हमने मोक्ष के बारे में शायद सोचना ही छोड़ दिया। और जब ये चारों अगर सीक्वेंस में आते हैं तो फिर हम शायद हमारी दिशा सही होती है और ये परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और मेरे इस सवाल का जो आपने जवाब दिया उसमें बहुत सारे जवाब मुझे शायद और हमारे दर्शकों को शायद मिल गए, पर एक मूल बात जो है वो स्त्री शिक्षा के बारे में जो आपने भी फिलहाल जिक्र किया, समस्याएं बहुत सारी हैं, हर स्तर पर हैं। तो अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, स्त्री शिक्षा की बात करूँ, तो इस बार आपने बहुत काम भी किया है जनजातीय क्षेत्रों में जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के महिलाओं को बाकायदा शिक्षित करने का काम आपने किया है। मैं वो अनुभव थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे, और कैसे ये भूमिका निभा सकती है स्त्री शिक्षा, कैसे वो परिवर्तित रूप ला सकते हैं, हम बताएं। क्या है ना, शिक्षा जब हम कहते हैं, बहुत बार महिलाओं की शिक्षा कहते समय जी हमारे मन में ये आता है कि महिलाओं के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन जीवन में देखा जाए तो हर बात जो है ये समग्रता से ही सोचनी है।
अच्छा। यानी आज यदि स्त्री की कोई समस्या है तो ये स्त्री की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर हमें शिक्षा की बात करनी है तो सिर्फ महिलाओं की शिक्षा नहीं सोचनी है, हमें समग्रता में सोचना है। विस्तार पर इस पर बातचीत जरूर करेंगे, पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूं गए और यूं वापस आए। इस छोटे से ब्रेक के पश्चात पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। आज कार्यक्रम बिहार बिहान में हम बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी का। आप विवेकानंद केंद्र की ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मैम, जब हम बातें कर रहे थे स्त्री शिक्षा के बारे में तो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये सिर्फ महिलाओं की शिक्षा देनी है, ये मुद्दा नहीं है, हमें समग्रता में विचार करना चाहिए। थोड़ा विस्तार से इस पर प्रकाश। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। जरूर। मैं एक बार ग्रामीण महिलाओं को जी हेल्थ हाइजीन वगैरह इसको लेकर समझा रही थी, सत्र ले रही थी, बता रही थी जी। तो आप जानती है कि भारत में बहुत सारी महिलाएं बड़ी एनीमिक होती है, यानी उनका हीमोग्लोबिन 8-9 इस पे रहता है और वो दिन भर काम करती है। तो मैं उनको बता रही थी कि आपने कैसे क्या यानी पत्ता सब्जी ज़्यादा खानी है, ग्रीन वेजिटेबल, शाक, और फिर क्या क्या कैसा खाना है वगैरह वगैरह ऐसे आहार को लेकर कुछ बातें कर रही थी। तो मैंने देखा कि जो महिलाएं बैठी थी, ग्रामीण महिलाएं, उसमें एक वृद्ध महिला थी, वो मंद से मुस्कुरा रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अच्छा, मैं जो बात बता रही हूँ उसको इसके बारे में कुछ अलग कहना है। तो इसीलिए जब सत्र हो गया मैंने उनको पूछा कि आप क्यों हंस रही थी, कुछ मैंने गलत बताया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत यंग थी तब, बहुत छोटी थी, तो उन्होंने इसीलिए बेटी करके बुलाया। वो बोली नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है कि क्या न्यूट्रिशियस है, क्या नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। तो बोले हमें तो ये सब पता है, लेकिन एक तो घर में लिमिटेड खाना बनेगा, ठीक है, सब्जी बनेगी, हम जो भी खरीदेंगे, यानी गरीब एरिया था वो, तो हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, और हम जब परोसने जाते हैं पहले तो हम घर के पुरुषों को परोसते हैं, बच्चे, पुरुष, वृद्ध जो भी है, तो वो उनको जितना चाहिए उतना मांग के खा लेते हैं। वो ये देखते नहीं है कि कितना बचा है और हम तो फिर से बना भी नहीं सकते हैं, तो हम बहुत बार चावल जो है वो प्याज के साथ या मिर्ची के साथ खा के समाप्त करते हैं। बचा ही नहीं। हाँ, कुछ बचा ही नहीं। तब मुझे एकदम वो स्ट्राइक हुआ कि यदि स्त्रियों की हेल्थ हाइजीन की बात है तो ये सिर्फ स्त्री का विषय नहीं है जी। ये सबका है, यानी ये पूरे समाज का है। ये पुरुषों की संवेदनशीलता भी उतनी ही आवश्यक है, उनकी भी शिक्षा होनी है। तो इस प्रकार से, जैसे समझिए मेरे पाँव में काटा जाता है, घुसता है, तो ये सिर्फ पाँव की समस्या नहीं है, ये पूरे शरीर की समस्या है। और इसी के लिए हाथ उधर जाना है, नज़र उधर जाना है, कांटे को निकालना है। तो इसीलिए हमने इस समस्या को महिलाओं की समस्या करके न देखते हुए समग्रता से शिक्षा में ये जो सेंसिटाइजेशन जो कहते हैं ना, यानी संवेदनशीलता जो बढ़ानी है, और स्त्री का भी अपने ऊपर का विश्वास और पुरुषों का भी स्त्री के प्रति जो एक सम्मान और जो व्यवहार है उसको ठीक करना है। तो उस दृष्टि से शिक्षा होनी है। फिर शिक्षा में महिलाओं के लिए जैसे बाकी बहुत कुछ आता है, स्किल डेवलपमेंट है, वो कैसे अर्न करे, वो शिक्षा है, वो बाकी बहुत बातें हैं। फिर से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर प्रकार की महिलाओं की शिक्षा के बातें अलग अलग होगी थोड़ी। सही कहा आपने। तो जी, आपने जो बातें कही शिक्षा से जुड़ी हुई, और इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि जो स्त्रियों के आसपास का माहौल है, वहाँ की जो सोच है, अगर वो हम परिवर्तित कर लेते हैं तो फिर हमारे पास बहुत कुछ करने को बहुत सुंदर अवसर भी हैं, लगातार काम भी हो रहे हैं, और वो निखरता हुआ स्वरूप स्त्री का दिख भी रहा है। अगर मैं बात करूं स्त्री के आत्मरक्षा और स्वावलंबन की, ये जो दोनों जो पिलर्स हैं,
कभी कभी आत्मरक्षा की बात भी आ जाती है स्त्री के साथ, और वहाँ कदम ना ठिठक जाते, रुक जाते हैं, परिवार भी शायद बहुत कुछ सोचने लगता है। और दूसरा जो एक मजबूत पिलर है वो है स्वावलंबन। जब स्वावलंबन आ जाती है तो फिर आप मुखर हो जाते हैं, फिर आप अपनी बात रख पाते हैं। मैं चाहूंगी कि इन दोनों पक्षों पर जरूर कुछ कहें। स्वावलंबन, जहाँ स्त्री को पैसे कमाना जरूरी है, वहाँ स्त्री को सक्षम बनाना ही है जी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये एक सोच की व्यवस्था की कमी है। जैसे उदाहरणार्थ मेरी माँ क्लास 8 ही पढ़ी थी, ठीक है, वो कोई जॉब नहीं करती थी, लेकिन मेरे माँ को कभी आर्थिक दृष्टि से वो असुरक्षित है ऐसा कभी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरे पिताजी सारा वेतन माँ के हाथ में दे देते थे तो हाँ। पैसा तो वो मैनेज करती थी जी। तो अपने घरों की जो व्यवस्था है, यानी स्त्री को उसको कुछ भी खरीदना है तो भी पैसे मांगने लगते हैं, तो फिर उसमें आत्मसम्मान की बात आती है जी। जैसे मैं उदाहरणार्थ एक घर में रुकी थी, बहुत बहुत धनी घर था, और उन्होंने बोला हमारी जो बहू नई आई है अच्छा। वो MBA फर्स्ट क्लास फर्स्ट है हाँ। और वो जॉब करना चाहती है, लेकिन हमारे परिवार में स्त्री जॉब नहीं करती है। अच्छा। तो आप क्या बताएंगे, आप उनको कुछ बताइए। मैंने कहा ना मैं उनको बताऊंगी ना आपको बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ कुछ प्रश्न पूछूंगी। अच्छा। मैंने कहा आपके घर में इतना, आप धनी हैं, पैसों की कमी नहीं है जी। तो वो घर में रहेगी ऐसा आप कह रहे, तो उसके लिए उसकी कोई पैसों की व्यवस्था जो सहजता से हो जाए, ऐसी कोई आपके परिवार की व्यवस्था है क्या कि उसको मांगना ना पड़े? अच्छा। ये एक बात। फिर मैंने उस बहू को पूछा, हम तीनों बैठे थे जी जी। फिर मैंने बहू को पूछा कि अच्छा आपको सच में आपने जो पढ़ा है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए इसलिए जॉब करना है? वो बोली हाँ। मैंने कहा यानी आपको आपका जो नॉलेज है हाँ, वो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, ऐसा लगता है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर इसके लिए आपने जॉब ही करना है जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकती है कि जो यंग युवतियां हैं जो जीवन में कुछ करना चाहती है, आप उनको मार्गदर्शन कीजिए, आप उनके वर्ग चलाइए। जो MBA के लिए जाना चाहती है, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए युवतियों को मार्गदर्शन कीजिए। और मैंने फिर उनके ससुर को कहा कि यदि ये समाज में महिलाओं के लिए ऐसा कुछ पढ़ाती है, ये जॉब नहीं है, आप चाहिए तो फीस भी मत लगाइए, ये समाज के लिए आपके परिवार का एक योगदान होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। तो ऐसा कीजिए तो उसको भी उसका ज्ञान वो दे सकती है, आपके परिवार की जो भी परंपरा है उसकी भी रक्षा हो सकती है, वो भी नियमित रूप से जा सकती है हाँ। और जो मैंने पहले बताया कि स्त्री को भी अपना पैसा हाथ में आज आवश्यक हो गया है, तो आपके परिवार की ऐसी व्यवस्था होनी है, हर महीना उसके अकाउंट में कुछ पैसा जाएगा, तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसी बातें हुई और सच में उन्होंने उसका पालन किया बाद में जी। तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें वो रास्ता सुझा दिया कि किस तरीके से वो अपनी काबिलियत का प्रयोग भी कर सकती हैं और दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि भी उन्हें ज़रूर मिल सकती हैं। आप विभिन्न सम्मेलनों में और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भी जाती रही हैं, वहाँ की महिलाओं को भी देखा है, भारतीय महिलाओं को बहुत गहराई तक देखा है, समझा है। कैसे परिवर्तन हमें लाने चाहिए अपने परिवेश में? हमारा जो परिवर्तन होगा वो अपने तत्वों पर आधारित होगा, यानी हमें किसी का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर। जैसे पश्चिम में ये सही है कि स्त्री को बहुत नीचा माना गया था, भारत में ऐसा नहीं है, यानी बीच के काल में ऐसा हुआ होगा, बात अलग है, लेकिन तत्वतः भारतीय संस्कृति में हमने स्त्री को नीचा नहीं देखा है, यानी शी इज एज ए सप्लीमेंट टू मैन। जैसे रूसो ने जो पुस्तक लिखा था एमिल करके, यानी एक बच्चे की, लड़के की शिक्षा, तो उसमें किसी ने पूछा कि लड़की के शिक्षा का क्या? वो बोले लड़की को क्या शिक्षा चाहिए, थोड़ा डांस आना चाहिए, म्यूजिक आना चाहिए, अच्छा। खाना बनाना आना चाहिए, पुरुष को संतुष्ट करना आना चाहिए, हाँ। बस वो शिक्षा देने से हो जाएगा, यानी उसका प्रयोजन ही पुरुष के लिए है। ऐसा ये जो हाँ। सोच थी, उसके खिलाफ वहाँ के महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए
आपने जिक्र करना शुरू किया है हमारे भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का स्वरूप था पुरातन काल में भी, इसलिए फिलहाल जो विस्तार से बातें मैं आपसे करूंगी वो ब्रेक के बाद करूंगी। दर्शकों, लेंगे एक छोटा सा अंतराल, बने रहिएगा हमारे साथ। जब वापस आएंगे तो बातें करेंगे भारतीय नारी कल, आज और कल पर भी। ब्रेक के पश्चात पुनः स्वागत आप सभी दर्शकों का। आज की हमारे विशेष मेहमान पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी। आपने जिक्र किया हमारी पुरातन व्यवस्था में जो नारियों का स्थान था, तो आपसे ये जानना चाहूँगी जो हमारी भारतीय नारी का स्वरूप है वो अगर मैं कहूँ कि कल, आज और कल, तो आप कैसे देखती हैं और क्या बताएंगी? कल बोलना है तो उसमें दो प्रकार के कल है जी। एक तो बहुत प्राचीन समय का, अच्छा, और ये मध्यम युगीन में क्या व्यवस्था थी। बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं उसमें जैसे उनका कृति का संकोच हो गया, वो घर तक सीमित हो गई। आज यदि देखते हैं तो उससे हम बाहर आ रहे हैं, यानी स्त्री अपने करियर में हर जगह जा रही है, अपना बहुत शी इज मेकिंग ए मार्क इन एवरी फील्ड, अपना अस्तित्व दिखा रही है, अस्तित्व सिद्ध कर रही है, बिल्कुल। और समस्याएं हैं अलग अलग स्तर पे, लेकिन उसको भी सुलझाने की मानसिकता पूरे भारत में है। यानी ये हम जरूर देखते हैं। जैसे अभी G20 में भी वीमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो गई तो इसीलिए मानसिकता तो पूरे देश में है, और इसीलिए हम बड़े अच्छे वातावरण और काल में हैं कि हम स्त्री का जो जीवन उन्नत करना है या उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करना है, तो करने के प्रयास बहुत जल्दी सफल होंगे। ये सारा करते समय जो अपना भविष्य का कल है वो कल ऐसा होना है कि भारतीय स्त्री ऐसी उभरनी है कि वो अपने जीवन में अध्यात्म और भौतिक संपन्नता, स्वयं के करियर का आत्मविश्वास और साथ साथ परिवार और समाज का हित, इन दोनों का समन्वय साधने वाली होगी। और ऐसा वो स्वयं को सिद्ध करेगी। वो अकेली नहीं होगी। अकेली यानी जैसे परिवार का विघटन हो जाता है तो स्त्रियां अकेली हो जाती है। आज ऐसे सिंगल वीमेन बहुत सारी पश्चिम में देखी जाती है, और उनका वो दुख का विषय भी है। वो स्वतंत्र है, ऑफ कोर्स वो मुक्त है, वो चाहे जो कर सकती है, लेकिन वो अकेली भी है, परिवार टूट रहे हैं। तो वैसा न होते हुए अपने परिवार भी बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन स्त्री को जो भी करना है वो सारा स्त्री की इच्छा परिवार और सारा मिलाते हुए निर्णय होंगे। यानी जो भी होगा परिवार एक यूनिट करके, एक इकाई करके अपने समाज में विकसित होगा, जिसमें पुरुष हो स्त्री हो एक दूसरों को सपोर्ट करते हुए परिवार को चलाएंगे और समाज की धारणा करेंगे। और ऐसे परिवारों में जैसा मैंने बताया भौतिक संपन्नता, अध्यात्म, व्यक्तिवादिता यानी व्यक्ति का विचार, साथ साथ समष्टि का विचार, इन सबका समन्वय देखा जाएगा। ऐसी भविष्य की स्त्री भारत पूरे विश्व को दिखा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत अच्छी व्याख्या आपने की। अगर हमने कल की बात की, आज की बात की और आने वाले कल में नारी, भारतीय नारी के स्वरूप की बात की। कल हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज आप हमारे साथ हैं और ये पूरा सप्ताह हमने महिलाओं की उपलब्धियों के नाम पर समर्पित किया है। बिहार बिहान का खास अंक लेकर आए हैं। कुछ संदेश जो आप देना चाहेंगी, कुछ खास कहना चाहेंगी आज के दिन? ये पूरे अस्तित्व का सत्य है जी, कि पूरा अस्तित्व परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। इसीलिए पुरुष हो या स्त्री, वो स्वयं को दूसरों से तोड़कर यदि जीवन जीना चाहते हैं तो वो सफल नहीं होगा। इसीलिए हमारा जीवन जो है वो परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो हम जो भी करेंगे खुद पर आत्मविश्वास रखते हुए, अपने जीवन को उन्नत उदात्त करते हुए, जीवन में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने के प्रयास करते हुए, साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र का भी हित हो, कल्याण हो, ऐसा अपना व्यवहार चाहे पुरुष या चाहे स्त्री दोनों का होना चाहिए। क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं हैं,
जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पति पत्नी ये दो व्यक्ति नहीं है। तो जैसे दाना होता है ना, हाँ, मूंगफली का, तो उसके जो दो भाग होते हैं तो वैसे पति पत्नी दो भाग है और दोनों मिला के ही एक दाना होता है। तो ऐसा उनका व्यवहार होना है और परिवारों को अच्छा आगे ले जाते हैं और जिसमें दोनों का संवाद रहेगा, साहचर्य रहेगा, समानता भी रहेगी और दोनों एक दूसरों के उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। जी जी, बहुत सुंदर से आपने कहा और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं पूरे परिवार को भी आपने संदेश दिया कि यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कि स्त्री अलग है और पुरुष अलग है, दोनों मिलकर जब काम करते हैं तभी समग्रता में काम होता है और तभी हम उसे संपूर्णता में लेते हैं। बहुत सुंदर बातचीत की आज आपने हमारे कार्यक्रम में, आपने वक्त निकाला, हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत सारे अनुभव की बातें भी हमने आपसे जानी। पर अगर मैं बात करूं महिलाओं को लेकर आगे जाने की, जो आप काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में, तो मन में क्या कोई प्लानिंग है, भविष्य की योजना भी है? जैसा मैंने आपको बीच में बताया था बोलते बोलते संवाद में कि जो भी विवेकानंद केंद्र में हम करते हैं वो पूरे समग्रता से ही करेंगे। यानी जैसे उदाहरणार्थ स्त्री की सुरक्षा है, तो स्त्री की सुरक्षा, तो स्त्री को तो खुद की सुरक्षा करना आनी ही है, लेकिन सच में स्त्री की सुरक्षा ये पुरुषों की नज़रों में है। उनको यदि सही संस्कार मिलते हैं तो स्त्री जगत जननी स्वरूपा है, उसका सम्मान करना है, चाहे वो पहचान की हो न हो। यानी जो भी करना है समग्रता से करना है। इसमें स्त्री को छोड़ना भी नहीं है और केवल स्त्री कहते हुए बाकी लोगों का द्वेष या उनको दूर करना, ऐसी भी बात नहीं है। तो विवेकानंद केंद्र में युवक युवती दोनों काम करते हैं, केंद्र ज्वाइन करते हैं। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि विवेकानंद केंद्र में निर्णय प्रक्रिया से लेकर एग्जीक्यूशन और हर इसमें स्त्री का सहभाग उसके क्षमता के इससे ही निश्चित होता है। केवल स्त्री है करके कमिटी में लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। और स्त्री भी जहाँ जहाँ है वो अपने कार्य को सिद्ध करती है। जी जी जी। आप बिहार आई हैं, हमारे प्रांत में काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, कुछ कहना चाहेंगे खास? बिहार के लोग वैसे बहुत सरल है जी, लेकिन सतत वातावरण सही नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास होना है व्यवस्थाओं में, वो थोड़ा कम हुआ है। यदि वो वातावरण सही हो जाता है तो बिहार तो अपना बहुत क्या कहेंगे, सबसे वैभवशाली ऐसा प्रांत रहा है इतिहास में। तो बिहार फिर से ऊपर उठेगा और बहुत अच्छा कार्य करेगा। क्योंकि जो हमारा प्राचीन स्वरूप रहा है या जो बिहार की अपनी संस्कृति रही है, वो संस्कृति बहुत ही सुंदर रही है, बेमिसाल रही है। आप यहाँ काम भी कर रही हैं, आप यहाँ आई भी हैं और जो आपने बताया हमें कि बस वो परिवेश बनाने की ज़रूरत है और इस पर निरंतर हम कार्य कर भी रहे हैं। एक बहुत प्यारी सी स्माइल मैं आपके चेहरे पर देख रही हूँ। ये सतत जीवन जो आपने जिया है समाज सेवा के लिए, वो आंतरिक अनुभव कैसा है आपका? तृप्ति ये एक शब्द है जी, कि ये जो करने का सोचा था और वो मैं कर पा रही हूँ। करने का तो बहुत है, इसमें एक जीवन कम पड़ने वाला है, अनेक जीवन लगाने पड़ेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें एक समाधान है कि मेरा जीवन ये व्यर्थ नहीं गया और मैंने जो करने का सोचा था वो मैं कर पा रही हूँ। बहुत सुंदर। और आपकी इस प्यारी सी बात के साथ आपको हार्दिक धन्यवाद, आज वक्त निकालकर बिहार बिहान में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्ते आपको और सभी को नमस्ते। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी से, उनके प्रयासों को जाना, महिलाओं के विभिन्न आयामों के बारे में हमने चर्चा की और ये भी देखा कि कैसी थी कल की नारी, कैसी है आज की नारी और कैसी होने वाली है आने वाले कल की नारी। आज की बातचीत में हमने बहुत सारे प्रयासों के बारे में भी जाना और हमें आपके प्रयास की ज़रूरत है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं आपके ख़तों का, आपके ईमेल्स का, ताकि हम बिहार बिहान को नया निखार दे सके। तो इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।